आज मेरी बेटी सालू की शादी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी बेटी की शादी इतनी अच्छी जगह पर कर पाऊंगी, लेकिन ये सब मेरे जेठ जी और जेठानी जी की वजह से हुआ है। मैंने उनके साथ बहुत ही बुरा किया था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। बेटी सालू को विदा हुए 3 दिन हो चुके हैं। लगभग सभी मेहमान जा चुके हैं। विवाह के साथ साथ पग फेरे की रस्म भी बहुत अच्छी तरीके से हो गई। आज शाम को जेठ जी और जेठानी जी भी अपने गांव वापस चले जाएंगे। पहले तो हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा हुआ करते थे, अब तो वो भी ससुराल चली गई और अब मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। ये ख्याल मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे एक बात कचोट रही थी। वो गलती जो मैंने 7 साल पहले की थी, आज मुझे ये एहसास करवा रही थी कि मैं कितनी गलत थी, मेरी सोच कितनी छोटी थी। लेकिन अब बस आज तो उनसे माफ़ी मांग ही लूँगी। भाई साहब और भाभी ने तो शायद कभी मेरी बातों को दिल से लगाया ही नहीं था। मैंने उन्हें इतना सब कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात का कभी बुरा नहीं माना था। सच कहा है किसी ने, जब अपने पर आती है तब एहसास होता है कि कौन अपना है और कौन पराया। इसी तरीके से अपनी बेटी रिया को विदा करके अनुपमा भाभी भी बहुत खुश थी। आखिर गांव में रहने वाली अनुपमा भाभी और जेठ जी की बेटी की शादी इतने बड़े शहर में जो हुई थी, इसीलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुश तो तब मैं भी बहुत थी, क्योंकि ये रिश्ता मेरी जान पहचान में हुआ था और रिया ब्याह करके मेरे अपने ही शहर में आ रही थी। दरअसल नौकरी के चलते हम पति पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ शहर में थे और भाभी अपने परिवार के साथ गांव में रहती थी। इसीलिए जब उनकी बेटी की शादी हमारे शहर में तय हुई तो वो लोग बहुत ही खुश हो गए। कहने लगे कि अगर माता पिता पास नहीं हैं तो क्या हुआ, चाचा चाची तो है ना, कुछ भी काम होगा फटाफट रिया के पास पहुंच जाएंगे। इसीलिए जब रिया की शादी के बाद मैं वापस शहर जा रही थी तो भाभी ने मुझसे कहा था कि रिया का ख्याल रखना, तीज त्योहार पर उसे त्योहार की मिठाई ज़रूर पहुंचा दिया करना। वैसे पूरी कोशिश मैं भी करूंगी कि मैं ही उसे त्योहारी पहुंचा दूं, लेकिन अगर मैं कभी ऐसा ना कर पाऊं तो तुम पास में हो, इसीलिए ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रही हूं। हम गांव में हैं, इतनी दूर रहकर त्योहार पर पहुंचना हमारे लिए तो मुश्किल होगा ना। और उस समय मैंने भी ये जिम्मेदारी खुशी खुशी स्वीकार कर ली थी। नहीं जानती थी कि मेरे अंदर का अहम इस छोटी सी जिम्मेदारी पर एक दिन इस तरह हावी हो जाएगा। रिया की शादी के बाद पहला त्योहार होली का आया, जिस पर मैंने त्योहार की मिठाइयाँ, घर के बने हुए पकवान, रिया के कपड़े तथा अन्य उपहार उसके ससुराल में पहुँचाए। हालांकि इसमें काफ़ी सामान भाभी ने खुद भिजवाया था, ताकि मैं अपनी तरफ से भी कुछ सामान मिलाकर रिया के ससुराल में त्योहारी दे सकूं। पहली बार इस तरीके से घर की बेटी को उसके ससुराल में जाकर त्योहारी देने पर मुझे अत्यंत खुशी का अनुभव हुआ और इसी तरीके से मैंने साल भर के पूरे त्योहार की त्योहारी खुशी खुशी रिया के घर पर पहुंचाई। रिया के ससुराल वालों ने भी दिल खोलकर हमेशा मेरा स्वागत किया और उन्होंने तो न जाने कितनी बार मुझसे ये भी कहा कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें मान सम्मान देते हैं, यही बहुत है, उपहार ना लाएं। हर त्योहार पर इतने सारे उपहार लाना अच्छा नहीं लगता है, बस आप लोग मिलने ही आ जाया करिए, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन इसके बाद भी थोड़े समय तक मैं अपनी तरफ से उपहार पहुंचाती रही। एक दिन सब्जी लेकर आते समय मार्केट में मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और भी बहुत सारी छोटी मोटी चोट लगी थी। जब रिया को इस बात का पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो उसने अपने सास ससुर को बताया। रिया के सास ससुर बहुत ही अच्छे थे। जब ये बात उन्हें पता चली तो उन्होंने रिया को तुरंत ही मेरे पास भेज दिया। वो रिया मेरे पास दौड़ी चली आई। पूरे 10 दिन तक उसने मेरा घर भी संभाला,
बच्चों का भी ख्याल बहुत अच्छे से रखा और साथ ही साथ मेरी भी बहुत सेवा की। बीच में एक दिन रिया के सास ससुर मुझे देखने आए थे। उन लोगों के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता था मुझे। कुछ दिनों के बाद रिया अपने ससुराल वापस लौट गई थी। धीरे धीरे मैं पहले से अब बेहतर महसूस करने लगी थी और अपने घर की व्यवस्था संभालने लगी। लेकिन फिर भी इस एक्सीडेंट के बाद मेरा शरीर पहले की तरह चुस्त नहीं रहा था। अब काम करने की क्षमता मेरी पहले से बहुत कम हो गई थी। मैं थोड़ा सा भी घर का काम करती उसमें बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी, जिसकी वजह से मेरा मन बहुत उदास हो जाता था। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी। ऐसे में जब दिवाली का त्यौहार आया तो रिया को त्यौहार की मिठाई देने जाना था। मुझे पहली बार एक बहुत बड़ी आफत महसूस हुआ। जैसे तैसे थोड़ा बहुत सामान थैले में डाला और पति देव के हाथों पहुंचा दिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैंने खुद ना जाकर आलोक के हाथों सामान पहुंचाया था। लेकिन उसके बाद तो ये सिलसिला शुरू ही हो गया। न जाने क्यों अब हर त्योहार मेरे लिए एक मुसीबत हो गया था। जबकि रिया ने मेरे साथ बहुत कुछ किया था, फिर भी पता नहीं मैं ऐसी क्यों हो गई थी। एक तरफ शरीर साथ नहीं देता था तो दूसरी तरफ त्योहार पर बढ़ा हुआ काम, और ऐसे में रिया के लिए त्योहार की मिठाइयाँ, उपहार आदि का इंतजाम करना और फिर उन्हें पहुंचाना मेरे लिए ये सब कुछ और भारी हो गया था। लेकिन फिर भी भाभी ने कहा था, इसीलिए मजबूरी में गुस्सा होते हुए भी, कभी चिढ़ते हुए अपना फर्ज निभा रही थी। इसी बीच रिया गर्भवती हुई। तब भी गोद भराई की रस्म के समय जैसा सामान और उपहार भाभी ने दिया वैसा ही मैंने भेज दिया, क्योंकि अब तक ये काम मैं ही कर रही थी। खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसीलिए अब मेरा सब्र खत्म होता जा रहा था। गोद भराई के बाद जेठ जी और भाभी वापस गांव जा रहे थे, लेकिन मेरे पति देव ने उनको ये कहकर रोक लिया कि अब डिलीवरी में 10-15 दिन ही बचे हैं, फिर आप गांव जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फालतू ही खर्चा भी होगा और थकावट भी, इसीलिए कुछ दिन यहीं रह जाइए। बस उनकी ये बात सुनते ही मेरा खून खौल उठा और गुस्से में आकर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाँ आलोक, भाई साहब और भाभी तो हमारे अपने हैं, इनके साथ साथ अपने पूरे खानदान को भी यहीं बुला लो ना, वो भी थोड़े दिन यहीं रह जाएंगे। वैसे भी हमारा घर तो धर्मशाला है ना, जो चाहे जब चाहे रह सकता है, आ सकता है, जा सकता है और खर्चा करवा सकता है। माना कि भाई साहब और भाभी कभी कभी आते हैं, साल में एक आध बार, लेकिन इन्होंने तो अपनी बेटी यहीं हमारे शहर में ही ब्याही है ना, ताकि शादी के बाद का सारा खर्चा हम उठा लें। वाह जी वाह, बेटी आपकी, खर्चा हमारा, सही प्लान बनाया है भैया भाभी आपने। आप तो वहाँ गांव में बैठकर आराम फरमा रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, और हम यहाँ शहर में रहकर शहर के भारी भारी खर्चे भी उठाएं, अपना परिवार भी संभालें, और उस पर आपकी बेटी को हर तीज त्योहार पर, गोद भराई पर, बच्चा होने पर हर बार भर भर कर उपहार दें। माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब बहुत हो गया। ना मेरी शरीर में इतनी श्रद्धा बची है कि मैं इतना कुछ कर सकूं, और ना ही हमारे यहाँ कोई पैसों का पेड़ है जिससे तोड़ तोड़ कर मैं आपकी बेटी को दिए जाने वाले उपहारों पर खर्चा करती रहूं। आपकी बेटी है, आप जानिए, आप ही संभालिए, अब ये सब हमसे ना हो पाएगा। आप कुछ भी। अपने मन की भड़ास निकाल कर मैं चुपचाप अंदर आ गई। सर दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा था, इसीलिए चुपचाप दवाई लेकर बिस्तर पर लेट गई। जब नींद खुली तो पता चला कि जेठ जी और भाभी दोनों वापस गांव जा चुके थे। पति देव गुस्से में थे, बाहर से खाना लेकर आए और दोनों बच्चों को खिला दिया। उस दिन के बाद लगभग 1 महीने तक घर का माहौल सही नहीं था। पति देव गुस्सा में आग बबूला थे और मैं अपनी बात पर अड़ी हुई थी। न इन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, न मैंने उन्हें समझने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, साथ रहते रहते गुस्सा भी ठंडा हो ही जाता है। बस यही हुआ था। धीरे धीरे घर का माहौल पूरी तरह से ठीक हो गया। मैं जैसा व्यवहार कर रही थी, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। लेकिन पता नहीं उस एक्सीडेंट के बाद मुझे ऐसा क्या हुआ था
कि मेरा व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं भैया भाभी के साथ बहुत गलत कर रही हूँ, इस बात का मुझे एहसास भी नहीं था। लेकिन अब जेठ जी और भाभी से मेरा पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा था। ना ही अब वो मुझे फ़ोन करती थी, ना मैं उनको फ़ोन करती थी, और ना ही रिया के घर जाना होता था। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। सब अपनी ज़िंदगी में मानो गुम हो गए थे। पिछले साल आलोक का प्रमोशन हुआ, जिसके चलते उन्हें दुबई घूमने का मौका मिला, वो भी परिवार के साथ। हम तो खुशी से उछल पड़े। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम सब लोग दुबई घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की लीला कोई नहीं समझ सकता। अब कब क्या हो जाए ये किसी को पता ही नहीं होता। 3 दिन बाद हम दुबई के लिए रवाना हो गए। पूरे 5 दिन खुलकर एंजॉय किया और छठे दिन अपने देश वापस लौट आए। तब तक कोरोना हमारे देश में भी पैर पसार चुका था। आते ही हमारी भी स्क्रीनिंग हुई, पता चला कि हम चारों ही कोरोना पॉजिटिव थे। अगले 2 दिन के अंदर ही आलोक को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फेफड़ों में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया, उसके बाद तो मानो हर रात एक डर लगा रहता था कि आगे न जाने क्या होगा। और वही हुआ जिसका हमें डर था। 4 दिन मौत से लड़ने के बाद 5वें दिन आलोक हमें छोड़कर चले गए। सारी सेविंग उनके इलाज में लगा दी। जेठ जी को बोलकर अपने जेवर भी बेच दिए, लेकिन फिर भी अपने पति को नहीं बचा पाई। अभी मैं अपने पति के मरने का मातम मना ही रही थी कि इसी बीच बेटे की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई, और आलोक के बाद तीसरे दिन वो भी हमें छोड़कर चला गया। उस समय लगा कि मानो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। और ईश्वर की लीला भी देखिए, चाहकर भी मैं उनका चेहरा तक नहीं देख पाई थी। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। अभी मेरी कंडीशन थोड़ी ठीक थी, इसीलिए सब कुछ देख और समझ पा रही थी। अब बेटी की भी हालत खराब होने लगी थी। अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को जाता हुआ देखना मेरे लिए जीते जी मरने के बराबर था। मन में सिर्फ एक ही बात थी कि बेटी को कुछ ना हो, वही तो मेरा आखिरी सहारा है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं भी मौत को गले लगा लूँगी। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरी बेटी की तबीयत में सुधार हुआ। मैं भी पहले से और बेहतर हो गई थी। पूरे 20 दिन बाद हम माँ बेटी अपने घर लौटे। भाई साहब और भाभी ने घर की साफ सफाई करवाकर खाने पीने की व्यवस्था कर दी थी। लेकिन खाना किसके गले से उतरने वाला था। मैं तो अपने घर की दहलीज पर कदम रखते ही बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। हर वो पल याद आ रहा था जब हम सब मिलकर दुबई जाने की तैयारी कर रहे थे। आखिरी समय तक वो मुझे डांट रहे थे कि जल्दी करो वरना फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे। और अब कोई भी नहीं बचा था इस घर में, केवल मैं और मेरी बेटी। मैं ईश्वर को मन ही मन में कोस रही थी कि हे ईश्वर, ये आपकी कैसी लीला है। आपने तो मेरा पूरा घर ही उजाड़ दिया। मुझे इस हाल में देखकर मेरी बेटी भी बहुत ही ज़्यादा सहम गई थी। वो भी बहुत चुप चुप सी रहने लगी थी। ऐसे में भाभी ने ही मुझे और मेरी बेटी को संभाला, वरना हम तो टूट कर बिखर गए थे। पूरे 2 महीने भाई साहब और भाभी यहीं पर रहे, अपना घर बार छोड़कर हमारी देखभाल करने में लगे रहे। एक दिन मेरे जेठ और जेठानी आपस में बातें कर रहे थे। तभी जेठ जी बोले, अरे हम तो चाहते हैं कि अब वो यहाँ पर ना रहे, हमारे साथ गांव चले। लेकिन तुमको क्या लगता है वो चलेगी हमारे साथ? तभी जेठानी जी बोली, क्यों नहीं चलेगी, मैं मनाऊंगी ना उसे। अकेली यहाँ पर रहकर क्या करेगी, उल्टा सब कुछ याद कर कर के दुखी होती रहेगी। इससे बेहतर यही है कि उसे गांव ले चले। भाभी की बात सुनकर मैं जमीन में गड़ी जा रही थी। हे भगवान, मैं तो अपने किए पर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन यहाँ तो मुझ पर एक और उपकार करने जा रहे हैं। अपने साथ लेकर जा रहे हैं ताकि यहाँ पर अकेली रहकर मैं पागल ना हो जाऊं। हे ईश्वर, ये आपकी कैसी लीला है। आप ये मुझे कैसे दिन दिखा रहे हैं। मैंने इतना गलत किया इन लोगों के साथ,
फिर भी ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर इस घर में मेरे पूरे परिवार की यादें बसी हुई थी। उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी अपने इस घर से। अपना यही फैसला सुनाने के लिए मैंने कमरे में प्रवेश किया। भाभी माफ़ कीजिएगा, मैंने आप लोगों की बातचीत सुनी, लेकिन मैं गांव नहीं जा सकती। यहाँ पर इस घर में मेरे परिवार की यादें बसी हुई हैं। आलोक की यादें, बच्चों की यादें, हर कोने में मुझे बच्चों की हंसी सुनाई देती है। हर जगह पर आलोक का सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, और आप परेशान मत होइए, घबराइए मत। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। तब एहसास हुआ कि पिछले 2 महीने से घर का खर्च कैसे चल रहा था, क्योंकि ना तो आलोक की सैलरी आ रही थी और ना ही मेरे पास कोई सेविंग बची थी। 2 महीने से भाई साहब सारा खर्चा उठा रहे थे। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के बचे हुए बिल भी सारे उन्होंने ही भरे थे। उसके बेटी ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट होने के कारण उसे जल्दी ही नौकरी मिल गई, जिसके चलते उसकी उदासी भी कम हुई और घर का खर्चा भी चलने लगा। थोड़े दिनों बाद भाभी जी भी गांव लौट आई। उनके जाने के बाद घर खाली खाली लगने लगा था। जब तक बेटी सालू ऑफिस से नहीं आती थी, चाय का एक घूंट भी मेरे गले से नहीं उतरता था। अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। पति आलोक और बेटे के साथ साथ भाभी जी की हर बात बहुत याद आती थी। मन करता था कि उन्हें वापस बुला लूं। फिर सोचती थी कि उनका भी तो अपना परिवार है, कितना कुछ तो किया है उन्होंने हमारे लिए। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अपने तो अपने ही होते हैं, मुसीबत के समय केवल अपने ही काम आते हैं। मेरी बेटी सालू के लिए भी भाभी ने बहुत कुछ किया। तब लगा कि अपनों के होते हुए मैं परिवार के बिना न जाने कैसे रह रही थी। थोड़े दिनों बाद भाभी का फ़ोन आया। सालू के लिए उन्होंने एक रिश्ता बताया। ऐसे में मैंने उनसे यही कहा था कि आलोक होते तो वही सब कुछ संभालते, लेकिन अब जो भी फैसला लेना है वो आप और भाई साहब ही लीजिए। आप जो भी करेंगे सालू के लिए अच्छा ही होगा। मेरे मुंह से ये सुनकर भाभी बहुत खुश हो गई थी। भाभी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सारे जहां की खुशियां मिल गई हों। फिर तो उन्होंने सालू के लिए न जाने कितने लड़के देखे और एक सुशील और संस्कारी लड़के पर उनकी तलाश खत्म हुई। बस उसी सुयोग्य जीवन साथी के साथ 3 दिन पहले सालू को विदा कर दिया। विवाह की सारी तैयारी रस्में भाई साहब और भाभी ने ही पूरी की। केवल रस्में ही नहीं बल्कि शादी का पूरा खर्चा भाई साहब ने ही किया था। मैं तो अपना सब कुछ आलोक के साथ ही गंवा बैठी थी। कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास अपनी बेटी को देने के लिए, सिवाय आशीर्वाद के। लेकिन भाई साहब ने तो सालू की शादी को बेहतरीन रूप दे दिया था। सब कुछ उसकी पसंद का, सब कुछ वैसा ही जैसा मैंने और आलोक ने कभी सपना देखा था। उन्होंने सालू को एहसास तक नहीं होने दिया कि आलोक के ना होने की वजह से उनकी शादी में कोई नाइंसाफ़ी होगी या कंजूसी होगी, बल्कि उन्होंने तो एक पिता की भूमिका निभाई थी। इसीलिए आज शर्म आ रही है मुझे अपने ऊपर, अपनी छोटी सोच के ऊपर। भाई साहब ने इतना सब कुछ कर दिया, वो भी बिना कुछ कहे, और मैं छोटे छोटे खर्चों में ही घबरा गई थी। मैंने उस दिन उन्हें बेइज्जत करते हुए कह दिया कि बेटी तो आपकी है और खर्चा हमारा हो रहा है। सच में कितना दिल दुखा होगा उनका मेरी बात सुनकर, लेकिन फिर भी बड़ा दिल रखते हुए उन्होंने सालू के लिए इतना सब कुछ किया। ऐसे में उनके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना जरूरी हो गया है, और मैं जानती हूँ कि अब इसमें मुझे देर नहीं करनी चाहिए। बस इसीलिए भाई साहब और भाभी जी के पास जाने लगी। तभी उनके कमरे से आ रही बातचीत की आवाज़ सुनकर मैं कमरे में गई और उनसे कहा, मैं यहाँ पर रह लूँगी भैया भाभी। और एक बात, भाभी भाई साहब, आज मैं आपसे अपनी उस गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन जब रिया की डिलीवरी होने वाली थी और आलोक ने आपको यहाँ रुकने के लिए बोला था, तब मैंने बहुत गलत तरीके से आपसे बात की थी
बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा था। मैं नहीं जानती थी कि इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर बैठी। लेकिन सच में आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि इस दुनिया में केवल हमारा परिवार हमारे साथ होता है। आपने जो भी मेरे लिए सालू के लिए किया है, उसका एहसान मैं चाह कर भी नहीं चुका सकती। मैं तो छोटे मोटे खर्चे से घबरा कर आपको उल्टा सीधा कह बैठी, और आपने तो सालू की शादी का सारा खर्चा उठा लिया, कन्यादान तक कर दिया आपने। एक बार भी आपने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि आलोक के इस दुनिया में ना होने की वजह से शादी में कोई दिक्कत आ रही है। सब कुछ आपने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैं और आलोक चाहते थे। हर बेटी चाहती है, सारे सपने पूरे कर दिए, और आप दोनों ने उफ तक नहीं की, और मैं बेवकूफ़ छोटे छोटे उपहारों में भी इतना कुछ बोल गई। मुझे माफ़ कर दीजिए भाई साहब, लेकिन अब समझ में आया कि अपने हमेशा अपने ही होते हैं। आपका साथ केवल आपके अपने ही देते हैं और कोई नहीं। और पैसा, वो तो हमारे बड़े कह कर गए हैं कि पैसा हाथ का मैल है। कल तक मेरे पास इतना था कि मैं आराम से ज़िंदगी जीती थी, और आज आपने परिवार के साथ साथ अपना पैसा, ज़मीन, जायदाद, जेवर सब गवा बैठी। ईश्वर ने मुझे आईना दिखा दिया। आप मुझे माफ़ कर दीजिए भाई साहब। जिस तरह आपने सालू को अपनी बेटी मानकर अपनाया है, वैसे ही मैं भी रिया के साथ अब कभी भेदभाव नहीं करूँगी। बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे अरे बस भी करो। हमने जो कुछ भी किया है वो अपने परिवार की बेटी के लिए किया है, इसीलिए इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इंसान से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो रिश्तों में कड़वाहट घोल देती हैं, लेकिन याद रखना, जब मुसीबत आती है ना, तो पूरा परिवार एक हो जाता है। यही तो परिवार की विशेषता होती है। और बस मैंने भी अपना फ़र्ज निभाया, लेकिन तुम्हें घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं मानता हूँ कि इस घर में बहुत सारी यादें छिपी हुई हैं, लेकिन यादें तुम्हें जीने नहीं देंगी, ये भी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए चलो हमारे साथ, परिवार के बीच में रहोगी तो मन लगा रहेगा। लेकिन भाई साहब, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर ही माफ़ करेंगे कि तुम हमारे साथ गांव चलना होगा। जी भाई साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं भाई साहब और भाभी के साथ गांव जाने के लिए तैयार हो गई। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली मान रही थी कि मुझे ऐसे जेठ और जेठानी मिले जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ निभाया। धीरे धीरे करके इसी तरह हमारे हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। एक दिन अचानक भाई साहब की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। भाई साहब को कई दिनों से फीवर आ रहा था, लेकिन उन्होंने घर में किसी को कुछ बताया नहीं था। वो मेरी बेटी सालू की शादी में इतना व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने अपने शरीर के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। भाई साहब को डेंगू हो गया था। उनका डेंगू का इलाज चालू हो गया था। तभी अंदर से नर्स आई और उसने पैसे जमा करवाने के लिए कहा। मैं बाहर खड़ी थी, भाभी ने मुझे देखा नहीं था। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और उनसे पैसे मांग रही थी। दरअसल सालू की शादी में उन्होंने 5 लाख रुपए किसी से उधार लिए थे, और वो रुपए भाई साहब धीरे धीरे करके चुकाने वाले थे। लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। तभी मैंने शहर के एक ब्रोकर से बात की और उससे मैंने अपना घर बेचने के लिए कहा। मैं हॉस्पिटल से शहर गई और वहां जाकर ब्रोकर से बात करके घर बेच दिया। अभी सारी कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने उस घर के आधे रुपए लेकर शाम तक हॉस्पिटल आ गई और हॉस्पिटल का बिल जमा किया। जो बचे हुए रुपए थे वो मैंने भाभी को दे दिए। तो भाभी ने मुझसे पूछा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने उन्हें बता दिया कि भाभी, मैंने अपना शहर वाला घर बेच दिया, क्योंकि अब तो मैं आप दोनों के पास रहूँगी, तो फिर उसकी क्या ज़रूरत है। वो घर तो बंद ही पड़ा था, अब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। भाभी, इन रुपयों से वो कर्ज भी चुका देना जो आप दोनों ने मेरी बेटी की शादी में लिया था और मुझे बताया भी नहीं था। ये सुनकर भाभी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। 1 हफ्ते तक भाई साहब अस्पताल में ही भर्ती रहे। फिर उसके बाद वो डिस्चार्ज होकर घर आ गए।
भाई साहब को देखने के लिए घर पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। सालू और रिया भी घर आ गई थी। उन दोनों को जब घर बेचने की बात पता चली तो वो दोनों बहुत ही गुस्सा हुई थी। मम्मी, आप लोगों ने तो शादी करके मुझे पराया कर दिया। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि आप लोग हमें इस तरह से पराया कर देंगे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो घर बंद ही पड़ा था। उस घर में अब कोई रहने वाला नहीं था, इसीलिए मैंने उसे बेच दिया। दोनों बेटियां कुछ दिन रहकर फिर अपने ससुराल वापस चली गई थी। भाई साहब पूरी तरह से ठीक हो गए थे। मैं, भाई साहब और भाभी अपनी हंसी खुशी से एक साथ जिंदगी गुजार रहे थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।